नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमारा जूनियर सुपर टीईटी के लिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व, आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। तो चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ खास जानकारी इसके अंतर्गत हमें नहीं प्राप्त होती, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमें पढ़ना है तो पढ़ ले रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। एक ही बात आप ये जानिए, टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? हैदर अली के पुत्र थे। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता मैसूर के शासक थे। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली मैसूर का राजा था। यह बात नहीं है। हैदर अली ने अपने को कभी राजा नहीं बनाया। मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद उसने उनके छोटे पुत्र को, जिसकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी, राजा घोषित कर दिया और उन्हीं के नाम पर सब काम काज करता था। उसने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। कुछ पढ़ा लिखा न होने पर भी उसको सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक खांडे राव एक महाराष्ट्री था। मतलब जो ये हैदर अली थे, ये मैसूर के राजा नहीं थे। ये वहाँ के जो राजा थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका 3-4 वर्ष का बेटा होता है, पुत्र था, उसी को ये गद्दी पर बिठाकर और वहाँ का शासन संचालित करते थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ये एक कुशल सेनापति के रूप में, कुशल सैनिक के रूप में कार्य करते थे और राज्य का विस्तार करते थे। और इनका जो सहायक महामंत्री था वो खांडे राव एक महाराष्ट्री था। मतलब इनका जो सहायक था वो खांडे राव एक महाराष्ट्री था। महाराष्ट्र मतलब मुंबई का था। मुंबई समझ लीजिए ना, मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश जो है। टीपू जब 30 साल के हुए, हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध तथा शासन का तब तक उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया था। उस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य फैला रही थी। हैदर अली कई बार कंपनी से लड़े थे, जिसके कारण टीपू को अंग्रेजों से लड़ने के रंग ढंग की जानकारी हो गई थी। इस युद्ध में टीपू ने नए ढंग से के आक्रमण का तरीका निकाला था। वे एकाएक बहुत जोरों से बिजली की भांति आक्रमण करते थे और शत्रु के पैर उखड़ जाते थे। हैदर अली स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु टीपू की शिक्षा उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अतः टीपू शिक्षित भी थे और घुड़सवारी में भी निपुण थे। जब टीपू सुल्तान जो थे 30 वर्ष की उम्र हुई उनकी, तो इनके पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले हैदर अली को इन्होंने शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार से दी थी। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं, मतलब ज्ञान दिलाते हैं। टीपू सुल्तान एक कुशल योद्धा थे, कुशल घुड़सवार थे। और टीपू सुल्तान के पिता जब हैदर अली अंग्रेज़ों से कई बार युद्ध किए थे, तो कई बार उनसे मोर्चा संभाला था, तो ये टीपू सुल्तान उन सब चीज़ों को देखे थे, तो इन्हें अंग्रेज़ों से लड़ने का एक तरीका प्राप्त हो गया था। टीपू सुल्तान अन्य राजाओं की तरह युद्ध नहीं लड़ते थे। वो क्या करते थे कि अचानक से हमला करते थे बिजली की भांति, और अंग्रेज जो होते थे, उनके दुश्मन जो होते थे, वो अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाते थे और उन्हें पीछे हटना पड़ता था। इसके बाद उन्हें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का प्रबंध करना था। अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में टीपू ने अंग्रेजों को पराजित किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए कुछ फ्रेंच सिपाही भी रखे थे, जो उन दिनों भारत में थे। मतलब टीपू सुल्तान पर चढ़ाई करने के लिए अंग्रेजों ने जो मराठी सैनिक थे, मराठा थे, उनसे उन्होंने संधि कर ली और टीपू पर चढ़ाई कर दी। लेकिन टीपू शक्तिशाली थे, इन्होंने अंग्रेजों की सेना को फिर हरा दिया। टीपू क्या करते थे, अपने सैनिकों में फ्रांस के सैनिकों को, फ्रांसीसियों को रखा करते थे। अंग्रेजों ने टीपू से संधि की प्रार्थना की। संधि की बातें करने के लिए अंग्रेजों की ओर से एक दल आया और टीपू से अंग्रेजों की संधि हो गई। अंग्रेजों ने यह संधि इसलिए की थी कि उन्हें स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ समय मिल जाए, जिससे कि वे टीपू को पराजित कर सकें। इस संधि में से टीपू निश्चिंत हो गए, जिससे वे अंग्रेजों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सके। टीपू को लगता था कि उनकी शक्ति अंग्रेजों के बराबर है और वे अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। फ्रेंच सैनिकों ने भी टीपू के इस विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने टीपू को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया भी। मतलब टीपू ने अंग्रेजों से क्या कहा कि उनसे कहा कि संधि कर लो, तो अंग्रेजों ने भी संधि कर ली, लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली थी। इसी बहाने अंग्रेजों को मौका मिल गया था टीपू सुल्तान के खिलाफ योजना बनाने के लिए। और टीपू सुल्तान अपने दिमाग में ये पाल के रखे थे कि मैं अंग्रेजों से मोर्चा लेने के काबिल हूँ, मतलब अंग्रेजों की शक्ति के बराबर में है। वो अंग्रेजों की शक्ति को भांप नहीं पाए थे। और फ्रांसीसी जो थे, ये टीपू को भड़काते रहते थे, ठीक है अंग्रेजों के खिलाफ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी।
और खिलाफ भड़काया करते थे। उन लोगों का विचार था कि यदि अवसर मिले तो टीपू की सहायता से अंग्रेजों को भारत से दक्षिण से निकालकर स्वयं वहाँ राज करें। उनका जो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, सैनिक थे, उनके दिमाग में ये रहता था कि अंग्रेजों को टीपू की सहायता से दक्षिण भारत से भगा देंगे और उसके बाद वहाँ पे हम शासन करेंगे, व्यापार करेंगे। सब अपनी अपनी दाल गला रहे थे। इन बातों से टीपू का उत्साह बढ़ गया। टीपू ने फ्रांस से कुछ सहायता पाने की आशा की जगह कुछ पत्र भी लिखा। उसका यही अपराध था कि अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल दिया जाए। अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने टीपू को समय देना उचित न समझा। उन्होंने टीपू के विरुद्ध सेना भेज दी। इस बार अंग्रेजों और टीपू के बीच कई बार घमासान लड़ाइयाँ हुई और अंत में टीपू घिर गया। कुछ दिनों के बाद टीपू लड़ते लड़ते हुए मारे गए। तो इन्होंने क्या किया, टीपू ने फ्रांसीसियों को लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आइए अंग्रेज़ों को हम लोग मिल के मारा जाए, भगाया जाए। तो ये भनक कहीं से अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती है और उन्होंने टीपू को मौका न देना चाहा और उससे पहले ही टीपू के ऊपर हमला करते हैं और युद्ध करते करते टीपू मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब मारे जाते हैं। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई, यह उनका दुर्भाग्य था, किंतु यदि उन्हें सचमुच सहायता मिली होती तो अंग्रेजों का राज्य भारतवर्ष में शायद दृढ़ न हो पाता और हमारे देश का इतिहास बदल गया होता। यदि वह अंग्रेजों से संधि कर लेता तो उन्हें कोई कठिनाई न होती, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण अंग्रेज भी उनका नाश करने पर तुले हुए थे। टीपू मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए कि अगर टीपू को भारत के अन्य राजाओं ने सहायता की होती तो अंग्रेज जितना पैर पसार सकते थे भारत में पसारे हैं उतना वो नहीं कर पाते, मतलब अंग्रेज अपना विस्तार नहीं कर पाते और टीपू उन्हें वहीं पर रोक देते। तो टीपू की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन भारत के में उनका यह योगदान अपूर्ण था। वो चाहते तो अंग्रेज़ों के साथ संधि करके ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो स्वतंत्र रहना पसंद किए। टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। उस समय वहाँ ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा उन्होंने बंद कर दी और नियम बनाया कि जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वे स्वयं शराब नहीं पीते थे और उनके राज्य में शराब पीना भी अपराध था। उनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी और उनका निजी पुस्तकालय था। उन दिनों पुस्तकालय बनाना कठिन था क्योंकि छापा खाना नहीं था और हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थी। उन पुस्तकों से पता चलता है कि साहित्य के साथ साथ टीपू की कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला में भी रुचि थी। अगर टीपू के शासन व्यवस्था की बात करें तो उन दिनों क्या होता था कि एक महिला कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी, मतलब बहुपति विवाह का प्रचलन था। तो इन्होंने इसको एक कुरीति समझा, महिला पर अत्याचार समझा और इस प्रथा को बंद करवाया। मतलब अब एक महिला सिर्फ एक पुरुष से विवाह कर सकती थी और कई पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती थी। इसको बंद करवाया और ढेर सारे कानून नियम लगाए और इसे बंद करवाने के लिए काफ़ी कठोर नियम लगाए। और इन्हें पुस्तकालय बनाने की बहुत शौक थी और इन्होंने पुस्तकालय भी बनाया। और पुस्तकालय बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि पुस्तकालय जो होता था उस समय छापा खाना, मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। तो प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से हाथों से किताब लिखी जाती थी। तो पुस्तकालय में तो ढेर सारी किताबें होती हैं, फिर भी इन्होंने ढेर सारी किताबों का संग्रह किया और एक पुस्तकालय का निर्माण किया। और ये सारी चीज़ें इनके, और ये एक तरह से इनके पढ़ने लिखने में रुचि भी थी और इन्होंने गणित, विज्ञान, ज्योतिष आदि चीज़ों में इनकी रुचि थी। टीपू का जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीतता था। सवेरे से संध्या तक वे परिश्रम करते थे और चाहते थे कि उनके साथ साथ राज्य के अन्य लोग भी कामकाज करें। उन्होंने तिथियां सूर्य वर्षों के अनुसार चलाई थी। युद्ध कला पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उनकी स्पष्ट आज्ञा थी कि युद्ध के पश्चात लूटपाट में स्त्रियों को कोई न छुए। अपनी माता का वे बहुत सम्मान करते थे और सदा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। टीपू ने क्या किया कि इनका जो जीवन था आमोद प्रमोद, मतलब सुख सुविधाओं से नहीं बीतता था। ये सुबह उठते थे और बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपना कार्य करते थे और चाहते थे कि जो राज्य के लोग हैं, कर्मचारी हैं, जनता है, ये भी अपना कार्य मेहनत से करे, ईमानदारी से करे। और यहाँ पे जो तिथियों का निर्धारण होता था वो सूर्य वर्षों के हिसाब से किया जाता था। और युद्ध में या लूटपाट में जो स्त्री प्राप्त होती थी उनको ससम्मान उनके घर भेज दिया जाता था। उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार, दुराचार, दुष्कर्म नहीं किया जाता था। टीपू अपनी माता का बहुत सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। टीपू ने अपने पिता के सम्मुख युवावस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, धोखा किसी को नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूँगा। और जीवन के अंत तक उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। टीपू जब बच्चे थे तो अपने पिता के सामने उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूंगा।
और इस प्रतिज्ञा को इन्होंने जीवन भर पालन किया। टीपू हिंदू मुस्लिम मेल जोल के पक्षपाती थे। उनकी सेना में तथा मंत्रिमंडल में सभी धर्मों के अनुयायी थे। हाँ, धोखा देने वालों के साथ उनका व्यवहार कठोर होता था और उन्हें दंड देते थे। ये एक तरह से कहा जाए तो धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्मों को मानने वाले थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और इनके जो कर्मचारी होते थे, मंत्रिमंडल होता था, जो भी होता था, अधिकारी होते थे, सब उनमें सभी धर्मों के लोग प्राप्त होते थे। और धोखा देने वालों को ये कठोर से कठोर दंड देते थे, उन्हें छोड़ते नहीं थे। टीपू वीर थे जिन्होंने अपने देश को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का कठिन प्रयत्न किया। उन्हें सफलता नहीं मिली, किंतु उनके महान होने में कोई संदेह नहीं थी। टीपू एक वीर योद्धा थे और देश को इन्होंने अंग्रेजों विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया और उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। फिर भी उनके महान होने में कोई संदेह नहीं है। तो ये हमारा लेसन था। इसके बाद हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे अगले लेसन में, जो पाठ 16वां होगा। तो टीपू सुल्तान के बारे में ये जानकारी थी। अगर और भी महान व्यक्तित्वों के बारे में, महापुरुषों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको कक्षा 8 क्लास 8 महान व्यक्तित्व जूनियर सुपर टीईटी के नाम से मिल जाएगा। इसको आप सुनिए, पढ़िए और आनंद उठाइए। ये पुस्तक है, ये उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 की पुस्तक है, महान व्यक्तित्व। चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।